Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? First of all, we will discuss about the changing shape of world history. We have already read about this topic and further discussed about describe Williams H. McNeill cultural and technological borrowings. Next one is histories of the portions. Means Herodotus and Sumachin were world historians as well as founders of their respective historiographical traditions. Among the Greeks, however, Thucydides promptly discarded Herodotus' discursive, all-embarrassing approach to history, offering instead a prideful, accurate, sharply focused monograph dealing with 27 years of war between Athens and Sparta. First of all, there is a thing which have we already discussed that हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि हेरोडोटस और सुमचिन ने हिस्ट्री के जो फाउंडर हैं इनके बारे में कि सबसे पहले इन्होंने बहुत ओल्ड इसमें कंसेप्ट दिया हुआ था हिस्ट्री का कि किस तरह से हिस्ट्री वजूद में आई, किस तरह इसका आगाज़ हुआ, फिर इस पर कुछ कंसेप्ट दिए गए, आर्टिकल शेयर किए गए। नाउ यहाँ पर हमें बताया गया कि किस अंदाज से उनके हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशन को यहाँ पर दिखाया गया हमारे सामने। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अमंग द ग्रीक्स के बारे में फिर थुसिडिड्स ने हमें बताया कि किसी हद तक जो हेरोडोटस है उसने हिस्ट्री को क्लियर नहीं वाज़ेह की, मीन्स कि थोड़ा उन्होंने रिसर्च वर्क वेस्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं शार्पली फोकस्ड मोनोग्राफ डीलिंग विद 27 years ऑफ वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। अब 27 years वॉर ये उन्होंने मेंशन नहीं की, बट अकॉर्डिंग टू थुसिडिड्स उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो 27 साल जंग थी एथेंस और स्पार्टा की वो किस तरह से लड़ी गई। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ये एथेंस कौन है और स्पार्टा कौन है। एथेंस और स्पार्टा बेसिकली टू सिविलाइजेशंस हैं, टू स्टेट्स हैं, किसकी? ग्रीक की। अब सबसे पहले जो एथेंस हैं, एथेंस बेसिकली क्या चीज़ है? ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्पार्टा इज़ अ फॉर्म ऑफ, क्या कहेंगे यहाँ पर हम, फर्स्ट वो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो ये फॉर्म ऑफ ऑलिच मीन्स कि एक स्टेट है उसका नाम है, ठीक है। ये टू डिफरेंट स्टेट्स हैं जो बेसिकली राइवल हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इन दोनों की 27 साल जंग यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। नेक्स्ट है these alternative models. First, these alternative models remain normative throughout Greco-Roman antiquity. Livy's vast patriotic history of Rome approximated Herodotian inclusiveness, and Polybus may have deliberately aspired to combine the logical rigor of Thucydides with the scope of Herodotus. Means फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्कस किया गया है अल्टरनेटिव मॉडल्स, मतलब इन दो कॉमों को यहाँ पर अल्टरनेटिव मॉडल बताया गया। फिर उसके बाद ग्रीको रोमन एंटिक्विटी बताई गई है। ग्रीको रोमन एंटिक्विटी में उनका आपस में रिलेशन, इंटरेक्शन, देयर कल्चरल इंटरेक्शन, देयर वॉर्स एंड देयर मैनी मोर थिंग्स आर डिस्कस्ड हेयर। नाउ Jewish sacred scriptures means कि Jewish sacred scripture means the things which we have read. Jewish sacred scripture elaborated a different historical visions, means from different aspects they have discussed in their scripture, in their book, according to which Almighty God governed all peoples. Peoples means many different civilizations everywhere, whether they knew it or not. For about a millennium, defeat suffered by successive Jewish states made such a vision of human history implausible to
unbelievers, but Christianity when it emerged to dominance within the Roman Empire. In the 4th century AD, फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जूइश के स्क्रिप्चर के बारे में कि जूइश ने एक स्क्रिप्चर यहाँ पर मुतारिफ कराया जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि गॉड गवर्न ऑल द पीपल, कि खुदा जो है वो तमाम कौमों तमाम मामलात को संभाल रहा है या चला रहा है, ठीक है, एवरीवेयर, मतलब कि पूरी हम वर्ल्ड की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री। इन हिस्ट्री के मुताबिक तमाम चीज़ें तमाम मामलात गॉड के पास हैं और उसके अंडर ही चल रहे हैं सब। वेदर दे न्यू इट आर नॉट फार अबाउट अ मिलीनियम, अब ये चीज़ वो जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है। फार अबाउट अ मिलीनियम डिफीट सफर्ड बाय सक्सेसिव जूइश स्टेट्स मेड सच अ विजन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इम्पॉसिबल टू अनबिलीवर्स। अब इनकी वजह से जो जूइश स्टेट है उन्होंने एक नया विजन दिया ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है, जिसे उन्हें क्या किया मानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पर लग रहा है। बट क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज टू डोमिनेंस, बट जब टाइम के साथ साथ क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा डोमिनेंस होना स्टार्ट हुई, मीन्स फर्स्ट जूइश की हुकूमत थी, ठीक है, और बाद में टाइम पीरियड के साथ क्रिश्चियनिटी का आगाज़ हुआ, फिर एक रिलीजन क्रिश्चियनिटी जो है वो डोमिनेट होना स्टार्ट हुआ, कहाँ पर, विद द रोमन अम्पायर इन द 4th सेंचुरी AD, ठीक हो गया, रोमन अम्पायर में। मीन्स आपको पता होगा जब आपने क्रूसेड्स के बारे में अगर पढ़ा हो, फर्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे क्रूसेड्स को तो सबसे पहले क्रूसेड्स जो थी वो बेसिकली सलीबी जंगों को कहते हैं, जिनमें सबसे पहले यरूशलेम पर जूइश काबिज थे, फिर नेक्स्ट मज़हब आया क्रिश्चियनिटी उस पर हावी हुई, उसके बाद फिर मुस्लिम कम्युनिटी का आगाज़ हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी ने उस जगह को अपने अंडर किया, नेक्स्ट उसके बाद दोबारा अब ये जंगें जो सिलसिला है, आई थिंक ये दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द 1000 सेंचुरीज, ठीक है, 1000 सेंचुरी से ये काम स्टार्ट है और ये लगातार अभी तक ये जंग हम देखते हैं कि जारी है, ठीक है। द क्रिश्चियन इपोस क्रिएशन incarnation and day of judgment owed nothing to pagan historiography but Christian historians from Eusebius d 340, basically its mentioned date, and Orosius d 417, this is also date, onward felt compelled to fit bits and pieces of the pagan record into their histories of how God had dealt with humankind. Innumerable medieval chronicles therefore began with creation. Now they are discussing about the Christian concept of religion. Means Christian epoch, अब यहाँ पर उनकी जो मजहबी थिंकिंग है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट क्रिएशन, मखलूक के बारे में, इनकारनेशन जो अवतार वगैरह आते हैं, मीन्स जो प्रीस्ट जो उनके पैगंबर या जो उनके नबी या जो भी उनके रिलीजियस फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है, एंड डे ऑफ जजमेंट, और डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं। डे ऑफ जजमेंट मीन्स आखिरत की डिस्कशंस हैं। ओ नथिंग टू पेगन हिस्टोग्राफी, अब वो तमाम चीज़ें क्या करते हैं काफरों पर, इसकी कोई मतलब कि कोई असर नहीं होता। बट क्रिश्चियन हिस्टोरियंस, लेकिन जो क्रिश्चियन हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड पीपल्स हैं, फ्रॉम यूसीबीएस 340, अब यूसीबीएस 340 ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बेसिकली वो लोग हैं जैसे बिशप टाइप लोग होते हैं, यूसीबीएस एंड ओरोसियस बिशप हो गए या प्रीस्ट हो गए, जो बहुत पुराने मतलब चर्च के लोग होते हैं, उनकी बात की जा रही है। ऑनवर्ड्स फेल्ट कंपेल्ड टू फिट बिट्स एंड पीस ऑफ द पैगन्स रिकॉर्ड, अब उन्होंने यहाँ क्या कोशिश की कि जो काफरों का जो रिकॉर्ड है पैगन्स का, उसको उन्होंने मतलब डिवाइड करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ पर वो अपनी बात को यहाँ पर फॉलो करवा सकें। एंड यहाँ पर भी एक चीज़ है, रिकॉर्ड इन टू देयर हिस्टोरियंस ऑफ हाउ गॉड हैड डील विद ह्यूमन काइंड, यानी कि उनका रिकॉर्ड फैलाकर या डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद या डिस्टर्ब करने के बाद गॉड हैड डील विद मैन ह्यूमन काइंड, अपनी बात अपना कंसेप्ट यहाँ पर लागू कर सकें कि हाउ गॉड हैड डील विद ह्यूमन काइंड, कि कैसे खुदा इंसानियत के साथ डील करता है या कैसे उसने उसके साथ अपना बिहेवियर रखा हुआ है। इननंबरेबल मेडिवल क्रॉनिकल्स देयरफॉर बिगेन विद क्रिएशन, या फिर यहाँ पर ये बात फॉलो कराई जा रही है
कि किस तरह गॉड अपनी क्रिएशंस के साथ उनका बिगिनिंग करवाता है और किस तरह से उनका एंड होगा। मीन्स होल रिलीजन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इन चाइना no such transformation of prevailing views overtook place. Instead, Suma Chen's vision of how to write and understand history prevailed from his own time until the collapse of the Manchu dynasty at the beginning of the 20th century. The central idea was that heaven chose virtuous hereditary rulers and allowed or contrived मीन्स के यहाँ पर बात की जा रही है एलिवेशन की, देयर ओवरथ्रो वेन एवर आर रूलिंग डायनेस्टी बिकेम करप्ट। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट चाइनाज डायनेस्टी। मीन्स इन चाइना नो सच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिवेलिंग व्यूज एवर टुक प्लेस। मीन्स सुमे चेन की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू हिज विजन ही राइट्स टू अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री एंड सो history prevailed from his own time until the collapse of the Manchu dynasty। अभी मैंचू डायनेस्टी क्या है? ये चाइना के अंदर एक डायनेस्टी है, एक टाइम पीरियड है जिसमें हम डिस्कस करते हैं 1844 से लेकर 1912 तक का जो दौर है ये मैंचू डायनेस्टी कहलाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहलाता है। द सेंट्रल आइडिया वाज दैट, अब यहाँ पर इनका आइडिया क्या डेवलप हो रहा है कि हेवन जो है, जो हेवन में लोग जाएंगे या जो हेवन का इंतखाब होगा वो विर्चुअस के थ्रू होगा, यानी जो मारूसी तौर पर मुत्तकी नेक परहेजगार लोग होंगे, जो रूलर्स होंगे, वही हेवन की तरफ जाएंगे। एंड अलाउड देयर ओवरथ्रो व्हेन एवर आर रूलिंग डायनेस्टी बिकेम करप्ट। और क्या होगा, उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा जो लोग क्या होगा करप्ट हो चुके होंगे या डिस्टर्ब हो चुके होंगे। बेसिकली दिस इज देयर कंसेप्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट Muslim, Buddhist and Hindu outlooks। Means Muslim, Buddhist and Hindu outlooks upon history also took shape during the Middle Ages। In general, these learned traditions paid less attention to history than Christians and Chinese did, but all agreed on the overriding importance of supernatural intervention in human affairs and by subordinating events of each the God's will, as Muslims did, or to supernal processes and interventions as Buddhists and Hindus did. All agreed that world history was the only meaningful kind of history, since supernatural entities govern human affairs along with the rest of universe according to rules of their own। Now यहाँ पर बताया जा रहा है हमें कि मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं, या फिर हिंदुइज़्म के लोग हैं, हिंदू हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम देख रहे हैं जो ड्यूरिंग मिडल एजेस रहे हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि उनके ट्रेडिशनल कल्चर और ये तमाम चीज़ों में एक चीज़ शामिल है। एक तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर वो यकीन करते हैं, कंबाइंड यकीन रखते हैं, ठीक है। और जिस तरह से क्रिश्चियंस हैं, चाइनीज़ हैं, जिस तरह से वो अपनी अटेंशन दे रहे हैं अपने ट्रेडिशंस को, या जो कुछ वो उनसे सीख रहे हैं, वो तमाम इन बातों पर अग्रीड हैं कि जो ओवर राइडिंग इम्पोर्टेंस है सुपर नेचुरल इंटरवेंशंस की इन ह्यूमन अफेयर्स, ये काफ़ी हद तक यहाँ पर पाई जाती है। मीन्स के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है ह्यूमन अफेयर्स के अंदर। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी अर्थ पर चीज़ें हैं बेसिकली ये तमाम चीज़ें गॉड्स विल्स को शो करती हैं, ठीक है, कि गॉड की मर्ज़ी के बगैर यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन के मुसलमान भी ये कंसेप्ट रखते हैं, ठीक है, उनके मज़हब में ये चीज़ है। और तो जहाँ तक वो सुपर नेचुरल प्रोसेस की बात करेंगे, ये जो प्रोसेस है ये बुद्धिस्ट के कंसेप्ट में भी हैं, हिंदूज़ के कंसेप्ट में भी मौजूद है। वो भी इस चीज़ पर अग्रीड हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसका कोई ना कोई बेसिक मकसद है, इसको रिप्रेजेंट करने में ये बताया जा रहा है कि जो हिस्ट्री है हमारी उसमें कोई ना कोई मीनिंग वाली बात ज़रूर मौजूद है जो हमारे आगे फ्यूचर को डेवलप करती है। सिंस सुपर नेचुरल एंटिटीज़ गवर्न ह्यूमन अफेयर, बेशक वो कहते हैं ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं ये हमारे ह्यूमन अफेयर्स को गवर्न कर रही हैं, ठीक है। मीन्स फरिश्ते या जो भी अपना रिलीजियस पीपल्स हैं या रिलीजियस कह सकते हैं आप, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है।
अब along with the rest of universe according to rules of their own, वो क्या करते हैं कि इन तमाम चीज़ों के साथ भी जो यूनिवर्स में मौजूद मखलूक है वो अपने रूल्स को भी साथ फॉलो करते हैं. Now we are discussing concerning the decisive rule of transcendent beginning or forces in history was challenged when a discordant man entered version of history found voice in Italy soon after 1500. What inspired the new type of history was the palpable convergence of Italian city-states politics with patterns of Greek and Roman antiquity. Now they are discussing about the consequence concerning the decisive rule, means their rules like Italy and the other things, and the Greek pattern, Roman pattern, their history, their politics, means they are discussing about their politics and cultural disparity and their wars and their much more things are discussed here. So shocking and unacceptable. This was both shocking and unacceptable to most Europeans. Accordingly, a Renaissance man like Walter Raleigh, 1618 in England, and almost a century later, the pious and eloquent Bishop Bossuet, 1704 in France, reframed the centrality of sacred history. Means for the time being, we are seeing that shocking and unacceptable things, like the both shocking and unacceptable to most Europeans. For the time being, most of the Europeans did not accept, means had not accepted these type of religions formations. Accordingly, a Renaissance man like Renaissance means the time of Reformation, age of Reformations, in which revolutions occurs, like Walter Raleigh. Now we are mentioned their name with date 1618 and 1704. They are bishop, they are priests, like parish clergymen in France and England. We are discussing that they reframed the centrality of sacred history. Now they are helpful for us. A flood of information about the Americas. Meanwhile, a flood of information about the Americas and other formerly unknown parts of the earth assaulted Europeans' consciousness. A few gestures towards fitting the newly discovered peoples into the inherited Christian frame of history were indeed made. Now they are saying that a flood of information, basically discussing the Americas culture. American cultures are discussed here, and other formerly unknown other parts of the Europeans assault their consciousness. A few gestures means like clergymen, they are using their knowledge, their concepts of religion, which are they take from their inherited Christianity framework or frame of history, were indeed made. Now the other one is the Chinese, Muslim and Indian traditions. In these same centuries, the Chinese, Muslim and Indian tradition of learning were far more successful in resisting challenge from without, improving upon the Europeans by refusing to pay attention to new and discrepant information. When a few self-styled enlightened thinkers located mainly in France began to abandon the inherited Christian framework of knowledge, entirely guardians of inherited truth in Asia were not impressed. Now they are telling us about from the centuries the Chinese, Muslims and Indians tradition of learning were far more successful in resisting challenge. Now according to our culture, according to our history, according to our religion,
The people of China and the other creation like Muslim, Indians and traditions, their tradition of learning, now they resist towards their traditions. Means जो टाइम के साथ नई चीज़ें ऐड होती रहीं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अब इसको चाइनीज़ ने और मुसलमानों ने और इंडियंस ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया, मतलब उसके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गए और उन चीज़ों को उन्होंने इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपॉन द यूरोपियन बाय रिफ्यूजिंग टू पे अटेंशन टू न्यू एंड डिस्क्रिपेंट इंफॉर्मेशन, अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर उनके लिए न्यू डिस्क्रिपेंट इंफॉर्मेशन बनानी शुरू कर दी है। व्हेन अ फ्यू सेल्फ स्टाइल्ड एनलाइटेड थिंकर लोकेटेड मेनली, अब नई तरह के कुछ नए थिंकर्स आ गए हैं, कुछ मुफक्किर्स आ गए हैं जिन्होंने फ्रांस से एक काम स्टार्ट किया, अबैंडन अपने जो विरासत में मिला है उनका क्रिश्चियनिटी फ्रेमवर्क का, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी फ्रेमवर्क नॉलेज मीन्स देयर नॉलेज ऑफ रिलीजन they distribute like missionaries to spread in Asia the truth of their Christianity. Although Asia were not impressed, but they had to try for this mission. Against this norm, the volatility of European learning in general and historiography in particular should perhaps excite our wonder. At the least, we ought not to scorn the centuries-long lag time needed to accommodate new and discrepant information. Now they are discussing that कि उनके जो कस्टम हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, जो उनके रस्म रिवाज हैं, उनके अगेंस्ट ये तमाम चीज़ें थी। अब क्या थी, उनकी जो वायलेशन थी यूरोपियंस की लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज दे वांट टू इम्पोज देयर रिलीजन ऑन अस, मीन्स ऑन एशिया एंड द अदर स्टेट्स। अब यहाँ पर वो चाहते थे, अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को जब देखते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो भी डोमिनेंस रिलीजन या डोमिनेंस कल्चर है वो इन्फीरियर कल्चर पर कोशिश ये करता है कि किसी तरीके अपनी जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो उन पर लागू कर दे। उसके बाद हम यहाँ हिस्ट्री में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है किसी तरीके एशिया में यूरोपियन या इंग्लिश कल्चर को इम्पोज करने की, और ख़ास तौर पर विक्टोरियन इरा में हम देखते हैं। नो वी पे अटेंशन टू यूरोपियन पास्ट अटेंशन within the European past, attention focused on time and place where freedom flourished or faced critical challenges. यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि यूरोपियन माजी के हवाले से देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी हद तक अपना टाइम और प्लेसेस वगैरह क्या किए हैं, उन पर तवज्जो दी है। अब इसके सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं। क्लासिकल एंटीक्विटी, द बारबेरियन इन्वेजन मीन्स, जैसे हम देखते हैं हिस्ट्री में कि उन्होंने बारबेरिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा जंगजू और लड़ाकी कौम थी, उनके हमले भी सहे हैं बारबेरियंस के। टू राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, अब उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द मिडिल एजेस, जो उनके इंस्टीट्यूशन थे उनकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी है। रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशंस को भी उन्होंने फॉलो किया है, क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन अक्कर हो रही थी, बड़ी चेंज आ रही थी यूरोपियन कल्चर में। द अलाइनमेंट एंड ऑल द मैग्निफिकेंट एडवांसेस ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में ये तमाम जो मामला उनको पेश आ रहे थे उनमें काफ़ी हद तक एडवांसमेंट भी हो रही थी और अलाइनमेंट भी हो रही थी। उसके बाद व्हाट डिज़र्व टू बी स्टडीड, अब देखा क्या गया हिस्ट्री में कि वाकई कि कोई कौम या कोई कल्चर किस तरह किसी चीज़ को स्टडीड करता है और किस तरह उसको अपने अंदर मैनेज करता है। इराज ऑफ डार्कनेस एंड डेस्पोटिज्म, अब उस दौर की बात करता है जिसमें तारीख या डार्कनेस, एज ऑफ डार्कनेस कहते हैं, जो बेसिकली हिस्टोरिकल पीरियड होता है बहुत पुराना, कुड प्रॉपरली बी स्किप्ड ओवर, अब उसे क्या किया है, फॉर द टाइम बीइंग उसे स्किप कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू इन द यूरोप, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है कि अब उसका जदीद दौर में कंट्रीब्यूशन तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी अचीवमेंट्स यहाँ पर गेन कर सकें।
Next one is the United States. The United States, of course, enjoyed a specially privileged place in this version of history. Since the Revolution of 1776 and the Constitution of 1789 were beacons of freedom's advance and the expansion of American wealth and power in the 19th and 20th centuries, offered an equally obvious example of the rewards freedom could bring to its faithful and favored practitioner. Means अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि नो डाउट यूनाइटेड स्टेट्स अब किसी हद तक अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम देखते हैं कि उससे हिस्ट्री से और अब के वर्जन को जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं काफ़ी हद तक अब ये लोग इंजॉय कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव फेस्ड द रेवोल्यूशंस, they have faced the changings in their cultures, in their norms, in their civilizations. Like from 76 to 1789, they have changed their constitutions. Now, according to freedom, their freedoms advanced and the expansion of Americans' wealth means their wealth are also expand and power are also expand, increase from in the 19th and 20th centuries, offered an equally obvious examples of reward freedom they could bring to its faithful and favored practitioners. Now they gave the favored to the practitioner which they have followed them. Now this liberal progressive view of world history, obviously enough, this liberal progressive view of world history, in parentheses they have discussed, as well as the inside out inversion, there was a naive secularization of the Christian epos. Freedom replaced God as the governing super actor. Means जितने सुपर नेचुरल एक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग मीन्स अदर दूसरी मखलूक जैसे रूहें वगैरह हैं या जिन्नात वगैरह या दूसरी सुपर नेचुरल थ्योरीज हैं, एलियंस टाइप चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. वो कहते हैं यहाँ पर इनकी तमाम की आज़ादियाँ, मूवमेंट, करेक्टर परफॉर्मेंस सब चीज़ें गॉड के हाथ में हैं. ठीक है, ये क्रिश्चियन का एक अकीदा है. एंड प्रिविलेज फ्रीड पीपल्स प्लेड द टेरेस्ट्रियल रोल असाइंड टू फेथफुल क्रिश्चियन इन द डिवाइन ड्रामा ऑफ साल्वेशन. मीन्स यहाँ पर ये जो इनका डिवाइन ड्रामा चल रहा है साल्वेशन का, बख्शिश का, ठीक है, लोगों का, वो इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद ये अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद यहाँ से अपनी बख्शिश तलब करते हुए यहाँ से चले जाते हैं. इन सो फार एज द प्रोफेशनल pursuit of history finds its meaning in this scheme or in its inversion, we clearly remain bounded by the Christian inheritance, however faint it has become in contemporary consciousness. Means they are discussing that अब टाइम पीरियड के साथ हम देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कि लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी. जब हम क्रिश्चियन कल्चर में देखते हैं कि उनका एक विजन है, विजन ये है कि किस तरह इंसान ने यहाँ दुनिया में आना है, आने के बाद अपने एक्टर्स ने मतलब पीपल्स ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, डिवाइन परफॉर्मेंस शो करनी है अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, एंड देन टेक देयर सॉल्वेशन फ्रॉम द गॉड एंड move back to their God. Next, we are discussing about World War First. What is World War First? Now, seeing that World War First was hard to accommodate within what I have called the liberal view of history. Means World War First ही इस चीज़ को अकोमोडेट कर रही है कि कैसे हम ये कह सकते हैं लिबरल व्यू ऑफ हिस्ट्री यहाँ पर देखा जा रहा है कि हम यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं. फ्रीडम टू लिव एंड डाई इन द ट्रेंचेस was not what 19th century historians expected liberal political institutions to result in. Moreover, the agonizing years of
settlements seem to many participants to arise from circumstances entirely independent of human will or intention. Spengler and Toynbee were the two most significant historians who respond to this apparent loss of control and to the strange dis- disembowelment that freedom suffered in वर्ल्ड वार फर्स्ट. अब यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट के अकॉर्डिंग किस तरह हिस्ट्री को लिबरली अकोमोडेट किया गया है, और यहाँ पर टॉइनबी और स्पेरेंगर हमें बता रहे हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में किस तरह से फ्रीडम की खातिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीपल्स ने या कल्चर ने यहाँ पर सफ़र किया है. मीन्स काफ़ी तकलीफ़ें वगैरह उन्होंने यहाँ पर फेस की हैं. Resonances. These political resonances today, when those political resonances have added a quite different aspect of their world, seems more important, at least to me, since by cycling through the recorded vast, Spengler and Toynbee put European and non-European civilization on the same planes. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर पॉलिटिकली हवाले से हम एक चेंज देख रहे हैं, बट उस चेंज के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक नया एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है उनके वर्क का. ठीक है, जिसे यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है. क्या इम्पोर्टेंस दी गई है कि वो यूरोपियन और नॉन यूरोपियन को, कौन, स्पेंगलर और टॉइनबी, वो यूरोपियन और नॉन यूरोपियन सिविलाइजेशन को सेम प्लेन्स पर पुट कर रहे हैं. मतलब उन दोनों को यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने. नेक्स्ट, Toynbee. Now, who is Toynbee? To be sure, Toynbee was not long satisfied with his initial scheme. अब पहले वो अपना जो उसका वर्क है उस पर वो सेटिस्फाइड नहीं है. And in the later volumes of A Study of History, published in 1939 and 1954, explicitly, explicitly reintroduced God as an actor in history, subordinating the rise and fall of separate civilization to a progressive evolution of God's will that came to sensitive soul in time when the moral rules of a given civilization were undergoing irremediable breakdown. Now they are discussing about Toynbee's satisfaction that with initial scheme he does not satisfy, but later volumes of A Study of History, which is published, date mentioned, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर वो बताता है गॉड एज एन एक्टर, मतलब कि एक एक्टिंग कर रहा है कि किस तरह वो सिविलाइजेशन बनाता है, फिर उसको सेपरेट कर देता है. ठीक है, और फिर उनकी सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, उनकी सोल्स क्रिएट करता है, फिर टाइम के साथ उनकी सोल को वापस रिटर्न करता है. ठीक है. On the other hand, we are discussing about empirical. One empirical and probably trivial reason for this swing of public and professional attention was that the separate civilization and Spengler and Toynbee had declared to be unable to communicate with one another. Means, save for Toynbee and at spatial sensitive moments in their development, means development of their work. Now, did in fact interact with one another whenever contact occurred. Adaptation to borrowing across civilizational boundaries was especially important in technological, artistic, and military matters, where the charms of novelty and the reward of innovation were particularly obvious. Now they are discussing about the newness, means in technologically, means their communication, means their cultural values like civilization and the other boundaries of the nation. Now next, we are discussing next cultural and technological borrowing, which is our main idea, main theme. First, we are seeing that cultural and technological borrowing were often incidental to economic exchanges, which have the advantage for historians of leaving material traces behind even when literary
records are missing. Long distance trade existed even before the beginning of recorded history. When the river valley civilization of Mesopotamia and Egypt began to import strategic goods like metal and timber across quite considerable distances from barbarians' land. Intercivilizational trade too was very old, means like border system. We can say that the exchange of goods with goods like that which is occur in the shape of business between Mesopotamia and Egypt. They began to import strategic goods like metal and timber in the form of woods across quite considerable distance from barbarian land, and they have to face their problems in the way of barbarians which are a very cruel and fighter. I think you have to understand these all the lecture. If I think you get it, you got it. Otherwise, you have to know any problem. You can ask question in my account. So, thank you.